बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है तो देखते हैं ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। देखिए व्हाट इज ओम्स लॉ। तो 1827 में एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट फाइनल किए कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं, अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं, या आप कह सकते हो किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से उस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होने लगती है। वो जो करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऐसा सर जॉर्ज साइमन उनका कहना था। यानी उनके अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पर अगर हम अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, then the current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor। तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? if the ends of a conductor, if a potential difference is applied, ऐसे लिखिए, if a potential difference is applied across the ends of a conductor, then the current flows through it is directly proportional to the potential difference across the conductor। अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से जो करंट फ्लो होगी उस कंडक्टर में वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हो गया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो V होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पर दो कांस्टेंट होता है R। R से डिनोट किया जाता है where R is known as the proportionality constant, या इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, where R is known as resistance, where R is a proportionality constant known as resistance of a conductor। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करने वाला, और कंडक्टर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं। किसी करंट के फ्लो में जितना ज्यादा रुकावट पैदा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा। इट मींस रेजिस्टेंस is the foundation in the flow of charges। किसी में ज्यादा किसी में कम, बस इतना फर्क है। किसी में ज्यादा होगा तो किसी में कम होगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिला, क्या फॉर्मूला मिल गया? V is equals to IR। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट है और R का मतलब रेजिस्टेंस है। अब बात आती है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? जिस तरह से करंट की यूनिट एंपियर होती है
पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी, वोल्ट होती है। उसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर है तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ आर, आर का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम, ओ एच एम, जो ओम्स लॉ के नाम पर दिया गया है। और इसको शो ऐसे करते हैं, ऐसे बनाया जाता है, ओम्स को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे सिंबल है, ओम का सिंबल है ये ओम का सिंबल है। इट इज नोन एज ओमेगा, इस सिंबल को ओमेगा कहते हैं, ओम कहते हैं इसकी यूनिट को, और इस सिंबल, इसके सिंबल जो है वो जो सिंबल बना हुआ है इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ओमेगा से पढ़ा जाता है इसके सिंबल को। समझ में आया? व्हाट इज द ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या है? अगर आपसे कोई पूछे ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। आप ऐसे कह सकते हो व्हाट इज ओम्स लॉ, या आपसे कोई कहा जाए स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, तो आप सिंपल सा कहोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट produced या current flows through a circuit through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। ठीक है, अब हम बात करते हैं ohmic conductor and non ohmic conductor की। what are ohmic conductors and what are non ohmic conductors? कंडक्टर्स जो होते हैं, जिसे हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंडक्टर की बात ही करते हैं, तो यहाँ पर कंडक्टर लिखा हुआ है, तो जो करंट फ्लो करेंगे वो आसानी से कंडक्टर में फ्लो हो सकती है, इसलिए हम सारी चीजें जो पढ़ने वाले हैं वो कंडक्टर को ही के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के बेस पर अगर हम देखें तो कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, यानी वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, पूरी तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उसको कहा जाता है ओमिक कंडक्टर। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते उनको कहा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक कंडक्टर्स ये क्या करते हैं? फॉलोज ओम्स लॉ कंप्लीटली, ये कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स does not follow ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच का ग्राफ बना लें, अगर ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, अगर ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा ग्राफ मिलता है, वो स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं यहीं से जाए, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, वो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी जा सकती है, कुल मिलाकर के लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर लाइन स्ट्रेट है तो इस तरीके के जो कंडक्टर होंगे, यानी B और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो वो कंडक्टर का ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब वो कंडक्टर कैसा होगा? वो कंडक्टर होगा ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का V और I का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। और अगर ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, कर्व में ऐसे कुछ बन रहा है V और I का ग्राफ, तो ये किसका ग्राफ होगा? ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा, ये नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आसान है ये समझना कि क्या होता है ग्राफ ओमिक कंडक्टर और क्या होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। रफ करें इसको, आसानी से समझ में आ गया। तो अब कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करती है, अब हम बात करते हैं हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करती है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट में। हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर में। तो आप ये ध्यान रखिए कि करंट, मान लीजिए कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि हमने इस कंडक्टर को कंडक्टर के एंड्स को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस पे अप्लाई कर दिया। अब इसमें होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव से, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ये आपको याद रखना है, कन्वेंशन है, ये एक मानक है, एक माना गया है, सच्चाई हमें नहीं पता, बस ये माना गया है कि ये करंट का फ्लो कहां से होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। और कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में यानी करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट की नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करंट की नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करने का मतलब ये होता है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। बट कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो करंट की डायरेक्शन में ही फ्लो होते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, माइंड में एकदम स्टोर कर लीजिए कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। क्यों फ्लो होती है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। तो चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आप जानते हैं कि चार्जेस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था पानी का, कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ ही आता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं आता। उसी तरीके से जो चार्जेस का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में होता है। अब कंडक्टर के अंदर के चार्जेस की बात करें तो कंडक्टर के अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो करंट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जस्ट अपोजिट टू द करंट फ्लो होते हैं। इस चीज को आपको स्टोर करना है माइंड में, इसको याद रखना है, या याद रखिएगा, ठीक है, इन फ्यूचर ये काम भी देगा। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन के मतलब वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स affecting the resistance of conductor, यानी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा अभी, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेंगे, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कब घटेगा, क्या बढ़ाने से बढ़ जाएगा, क्या घटाने से घट जाएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस में। यानी कौन कौन से फैक्टर ऐसे होंगे जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं या किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर चार चीजें वर्क करती हैं, चार चीजों पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। पहला होता है लेंथ पर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा, तीसरा डिपेंड करेगा मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पर, यानी किस मटेरियल का है इस पर डिपेंड करेगा, चौथा चीज डिपेंड करेगा टेम्परेचर। इन चार चीजों पर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। पहली होती है लेंथ, यानी अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ हम जितनी ज्यादा कर देंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा कर देंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल।
R is directly proportional to L, इसका मतलब जो लेंथ है, जो रेजिस्टेंस है, वो किस पर डिपेंड करेगी? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर एरिया कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आप एरिया बढ़ा दीजिए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम होने का मतलब अगर एरिया बढ़ जाएगा तो चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकेंगे, और अगर आप पतला कर देंगे तो चार्जेस को फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ये एक चौक हमने ले ली है, इस चौक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल दिख रहा है आपको, ये वाला सर्कल, इसको आप चौड़ा कर दीजिए। इसको जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, आप एरिया बढ़ा दीजिए, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो चार्जेस आसानी से फ्लो हो सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप एरिया कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ की बात करें तो अगर इसमें लेंथ, इसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, क्योंकि चार्जेस को उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। रेजिस्टेंस कम कर दीजिए, सॉरी लेंथ कम कर दीजिए, ऊपर डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी, यानी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमने देखा R is directly proportional to L होता है, और R is directly proportional to, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। अब मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल पर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर ऐसा है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब मटेरियल पर डिपेंड करता है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कंडक्टर, वो वायर किस मटेरियल की बनी हुई है। वायर इज जस्ट लाइक अ कंडक्टर, जैसे वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो करंट, वो वायर क्या है? कंडक्टर है। तो अगर उस कंडक्टर में कि कॉपर की बनी हुई है, कि एल्युमिनियम की बनी हुई है, कि ब्रास की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, अलग-अलग मेटल्स, अलग-अलग कंडक्टर्स के वायर्स हम देखते हैं, अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। तो वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। और तीसरा, सॉरी चौथा, टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो फिलहाल हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा भी। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर हमें मिलेगा R is directly proportional to L upon A। R is directly proportional to L upon A, और अगर ये हटा देते हैं R is directly proportional to A, और अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलेगा। वो कांस्टेंट होता है, कुछ ऐसे लिखा जाता है उसको, इसको पढ़ते हैं रो, इस कांस्टेंट को पढ़ते हैं रो, एंड इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, यानी ये कांस्टेंट होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तब। अगर मटेरियल चेंज होगा तब ये चेंज होगी, बट अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो ये चेंज नहीं होता। वेयर रो क्या कहलाता है? रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, या इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो चाहे आप इसको रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर कहिए, कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी कहिए, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से व्हाट इज द रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया। पहली चीज हमने पढ़ी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने ये पढ़ा
कि अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू IR, वहां से हमें एक टॉपिक मिला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पढ़ ली ओम होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जाना, उसके बाद फिर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो सर वो 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला लेंथ होता है, दूसरा एरिया होता है, तीसरा मटेरियल उसका, और चौथा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल की वहां पर मटेरियल की में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पर डिपेंड करता है, और चौथा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट हमें उसे यहाँ पर कंसीडर नहीं करना था, इसलिए हम लोग उसको छोड़ दिया और दो को कंसीडर किया, एल को और ए को कंसीडर कर करके हमने एक फॉर्मूला बनाया। तो जहां से हमें क्या मिला, रो मिला। रो क्या होता है, एक रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, जो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहते हैं और इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। ये एक ब्रीफ हमने पढ़ लिया, इतनी सारी चीजें आज के दिन में हमने पढ़ ली। इतने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगी भी तो आप नहीं बताओगे, अच्छे बच्चे हो, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बच्चे पढ़ाने को मिल जाए, मजा आ जाए। 10th क्लास का कोर्स लगभग खत्म ही होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे और लगभग खत्म, बहुत जल्दी शायद हम लोग सितंबर चल रहा है, अक्टूबर या नवंबर तक में कोर्स खत्म कर डालेंगे। अक्टूबर नवंबर तो बहुत दूर चले जाएंगे, शायद नवंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो अगला टॉपिक होगा कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को अब हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कई सारे रेजिस्टेंस को हम एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ने पर देखते हैं कि क्या इफेक्ट मिलता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या रेजिस्टेंस घट जाएगा, इन सब चीजों को हम देखेंगे। यानी अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ा जाएगा। तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, या तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ सकते हैं या तो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में किस तरह से जोड़ा जाता है और रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरह से जोड़ा जाता है, और रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है, किस तरह से सिंबल वाइज रेजिस्टेंस को किस तरह से दिखाएंगे, रेजिस्टेंस को सिंबल फॉर्म में किस तरह से दिखाया जाएगा, सर्किट बनाई जाएगी, तो सर्किट में किस तरह से शो किया जाएगा आपको पहचानना होगा। रेजिस्टेंस नहीं लिखा नहीं होगा कि ये रेजिस्टेंस है, आप उसके सिंबल को पहचानेंगे और सर्किट आपको बनी हुई मिलेगी अगर क्वेश्चन पेपर में, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो बेटा रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका ये है, इस तरह से रेजिस्टेंस बना होता है, ऐसे अगर कहीं पर मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्या बना हुआ है, रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस का शो करने का तरीका है, आप रेजिस्टेंस लिखेंगे नहीं, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, काम खत्म। तो सीरीज में किस तरह से जोड़ा जाता है देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ऐसे लिख देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बैटरी बनाइएगा तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको थोड़ा सा बड़ा रखिएगा और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा छोटा रहता है, इस चीज को ध्यान से देखिए। और उसके बाद जब हम इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, हमने पहला रेजिस्टेंस लिया और पहले रेजिस्टेंस को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा रेजिस्टेंस लिया और दूसरा रेजिस्टेंस यहां से बांध करके इसके आगे इसमें कनेक्ट कर दिया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस लिया, तीसरा रेजिस्टेंस लेकर के ऐसे बांध दिया, फिर चौथा लिया, पांचवा लिया, इसी तरीके से एक के बाद एक बांधते चले जाएं और लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस हो उसको हम कैसे कंबाइन कर दें, वापस से ला करके नेगेटिव टर्मिनल से कंबाइन कर दें। तो इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और इस सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। इस सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट क्योंकि ये फाइनली बंद हो गई। अगर हम इसको फाइनल एंड ना जोड़ते तो ये ओपन सर्किट कहलाती। तो हमने इस पे 3 रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, आप 4 5 10 15 20 कितने भी रेजिस्टेंस इसी तरीके से आगे जोड़ सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, पहले हेडिंग लिख दीजिएगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 इसका रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस है और R3 इसका रेजिस्टेंस है।
मान लेते हैं ये बैटरी थी, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है बेटा। यहाँ से हमें ये देखने को मिल गया कि जो करंट होगी, क्योंकि सीरीज वाइज जोड़ते हैं तो करंट सब पे बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं, याद रखना है इस चीज को, अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सभी पर करंट बराबर होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस पर करंट बराबर होती है, बट सभी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। याद रखना है, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े गए हैं तो सीरीज में जोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि करंट सभी रेजिस्टेंस पर इक्वल होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रेजिस्टेंस के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। जैसे इस रेजिस्टेंस के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 होगा। हाँ एक बात और है, जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, यानी यहाँ पर बैटरी का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हर एक रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। आप ये नहीं कर सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग इक्वली डिवाइड होगा, ऐसा नहीं है। इक्वली डिवाइड तब होगा जब सबके रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड होगा, बट अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो पोटेंशियल है वो सेम सेम डिवाइड हो। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा। सब पर एक चीज कॉमन होगी, सब पर करंट कॉमन होगी, यानी इस पे भी आई करंट जाएगी, इस पर भी आई करंट जाएगी और इस पर भी आई करंट जाएगी, अगर वो सीरीज में जोड़ा गया है तब। तो हमने देखा कि V is equals to V1 plus V2 plus V3 है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equals to IR होता है। तो बताइए यहाँ से V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की वैल्यू होगी सर करंट है I और रेजिस्टेंस है R1, तो कितना हो जाएगा V is equals to IR1। इसी तरीके से अगर हम V2 निकालते हैं तो V2 is equals to करंट I है सर और रेजिस्टेंस I2 है, तो V2 is equals to IR2 हो जाएगा, और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा IR3। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने बिल्कुल सही समझा दिया। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा दें, इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना चाहें तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3। R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो R है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R है, तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, जो कि V ये है, I ये है, और पूरा इतने R की जगह पर हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते थे, तो V इज इक्वल टू IR हो गया। अगर हम सबको कंबाइन कर लेते हैं, देखते हैं सबकी वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो V की वैल्यू IR है, V1 की वैल्यू IR1 है, V2 की वैल्यू IR2 है और V3 की वैल्यू IR3 है। यानी यहाँ से I अगर कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिलेगा भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं I से I कैंसल, तो R इज इक्वल टू मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी क्या होने वाला है, अगर हम सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए 2 एंपियर का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस था और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 9 ओम का हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कई बार कंडीशन ऐसी आती है, घर में जब सर्किट बनाते हैं, घर की जब वायरिंग करते हैं, या बहुत सारे एप्लायंस ऐसे हैं जहाँ पर सर्किट बनाई जाती है, तो सर्किट जब बनाते हैं तो वहां पर कई कंडीशन आती है, ऐसी आती है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं,
रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाता है, तो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है, सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, याद क्या रखना है आपको, ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी जोड़ेंगे तो करंट नहीं बढ़ती ना ही डिवाइड होती है, करंट उतनी ही रहेगी, करंट हो जाएगी फिक्स और सभी पर इक्वली करंट डिवाइड होगी, सभी रेजिस्टेंस पर करंट बराबर बराबर जाएगी अगर सीरीज में जोड़ा गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अगर हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। वो पोटेंशियल हमने आसानी से फाइंड कर लिया और क्योंकि V V1 V2 V3 होता है, सबकी वैल्यू पुट करके हमने देखा तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा R1 R2 R3 के बराबर मिलेगा। सिर्फ हम 3 रेजिस्टेंस को लेकर के सॉल्व किए हैं, आप 10 से 12 रेजिस्टेंस भी आप सीरीज में जोड़ोगे तो फॉर्मूला इस तरह से ऐड होता चला जाएगा, R1 R2 R3 R4 R5, पता नहीं कितने रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब हम लोग अगला टॉपिक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना, जो हम कल पढ़ेंगे। यानी कल की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना होगा और उसके बाद कुछ आगे के टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, आज की क्लास ओवर करते हैं। मे भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा देखिएगा, यूट्यूब पर ये वीडियो मिल जाएगा, दोबारा देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर कल आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम ओवर करते हैं।